नमस्कार। मेरा देश मेरा बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अब मेरा देश मेरा बजट कार्यक्रम में हम लेंगे जनता की राय। हमारे रिपोर्टर्स जाएंगे जनता के बीच और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है उम्मीदें जनता को इस बजट से। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे अर्थशास्त्री भी, जो तमाम तरह के उम्मीदों पर अपनी राय रखेंगे, जनता की उम्मीदों पर अपनी राय रखेंगे, किस तरह से बजट को होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में ही ये बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण, आपको बता दें कि जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, वो बजट पेश करने के लिए निकल चुकी हैं और जल्द ही सदन में पहुंचेंगी। उसके बाद बजट ओपन किया जाएगा, यानी कि बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश किया जाएगा, बजट के पिटारे से क्या निकलेगा उससे पहले हम जनता की राय आपको सुनवाएंगे, जानेंगे कि जनता क्या चाहती है। एक छोटा दुकानदार इस बजट से क्या उम्मीद लगा कर रखा है, छात्र कितना उम्मीद लगा कर रखे हैं, और जो महिलाएं हैं वो क्या उम्मीद लगा करके रखी हैं, गृहिणी हैं वो क्या उम्मीद लगा करके रखी हैं, वर्किंग वुमेन हैं वो क्या उम्मीद लगा करके रखी हैं। बाजारों से क्या हो सकता है, बाजारों को क्या उम्मीद है, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद पाले हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, सांस रोके हुए हैं कि आखिर इस बजट में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, कितने पर टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब का क्या होगा, ये भी उम्मीदों, इस पर भी उम्मीदें लगी हुई हैं कि आखिर टैक्स स्लैब क्या होने वाला है। तमाम उम्मीदें हैं। कल आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में हर चीज़ें अच्छी दिखाई दी और भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, ये भी उसमें दिखाया गया। हमारे साथ अर्थशास्त्री पुष्प कुमार साहू जी भी मौजूद हैं और जैसे ही हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे हम उनसे जनता की राय लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। छात्रों से जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं उनको इस बजट से, बेरोजगारों से जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं बजट से। इन तमाम बातों को हम जानेंगे, आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ अर्थशास्त्री से जानेंगे कि आखिर में इनकी जो भावनाएं हैं इनको क्या बजट में इंक्लूड किया जाएगा। अभी जो थोड़ी देर बाद बजट पेश होने वाला है उससे क्या उम्मीदें लगाकर हैं, अभी हमारे देश की जनता क्या उम्मीदें लगाई हुई है हमारे देश की जनता, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जैसा कि हम आपको बताएं कि जो बजट होता है वो वास्तव में एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा होता है। सरकार ये कहती है, ये अनुमान लगाती है कि हम इन मदों से इतने राजस्व इकट्ठा करेंगे और इन मदों में खर्च करेंगे, यानी कि आय और व्यय का वित्तीय ब्यौरा साल भर का अब थोड़ी ही देर में पेश होने वाला है और ये प्रभावित करता है कि आगे विकास की दर क्या होगी। साथ ही ये भी प्रभावित करता है कि कौन कौन से लोग लाभान्वित होने वाले हैं इस बजट से। इसलिए हर क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं। कर, जो आपको बताएं कि जो टैक्स है, जिसे कर कहते हैं हम हिंदी में, ये राजस्व, ये सरकार के आय का साधन होती है। तो कर जो है, जो वो सीमा शुल्क हो सकता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो सकता है, आय कर हो सकता है, निगम कर हो सकता है, धन संपत्ति कर हो सकता है, मृत्यु कर हो सकता है, उपहार कर हो सकता है और सेवा कर हो सकता है। ये तमाम कर हैं जो इनसे सरकार अपने आय अर्जित करती है। तो टैक्स, सीमा शुल्क कितना होगा, कितना है और कितना हो सकता है, अगर सीमा शुल्क बढ़ता है या घटता है तो उससे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है उस पर क्या होगा, वो शुल्क बढ़ेगा घटेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आयकर जो अपनी आय होती है उस पर जो टैक्स लगता है उस पर घटेगा या बढ़ेगा, ये सारी बातें हैं। अभी जो थोड़ी देर बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पहुंचेंगी और अपना बजट पेश करेंगी तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर जो बात करें कि
अगर जो कर से आय प्राप्त नहीं होता है, कर से प्राप्त तो करती ही है सरकार आय, लेकिन ना गैर कर गैर कर से भी आय प्राप्त होती है। वो है गैर कर संस्थानों से प्राप्त होने वाली आय, जैसे कि ब्याज से प्राप्तियां हैं, मुद्रा से हैं, सिक्का ढलाई एवं टकसाल, लाभांश व लाभ, इस तरह के तमाम जो ये हैं, इनसे भी सरकार को आय प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में भी, और इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अगर जो कर की बात करते हैं तो एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर में अब अगर जो आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसका काफी विरोध भी होता रहा है, और यह भी कहा गया है कि इससे सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। यह अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब ही इसका अंतिम देयदाता उपभोक्ता ही होता है। टैक्स लगा अगर, तो उसमें भले ही टैक्स व्यापारियों से लिए जाएं, लेकिन यह टैक्स अंतिम जो उत्पाद खरीदता है, उपयोग करता है, उपभोक्ता, वो इस टैक्स को पे करता है। लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इससे महंगाई की बात कर सकते हैं, अगर जो टैक्स बढ़ेगा तो इससे महंगाई बढ़ेगी। सेवा कर भी एक अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि एसी, रेस्तरां, होटल इत्यादि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में यह सेवा कर शामिल होता है। तो क्या सेवा कर में भी बढ़ोतरी होने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, यह सारी दिमाग में उधेड़-बुन बने रह रहे हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो, हमारे रिपोर्टर्स लोगों की राय जाने, इससे पहले कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता दें। जरूरी चीजें यह हैं कि जो आर्थिक समीक्षा हुई थी, आर्थिक समीक्षा कल जो प्रस्तुत की गई थी सदन में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, उसमें कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बातें क्या हैं कि जीडीपी को इसमें यह बताया गया है कि 2022-23 में 7% रही, जबकि 2023-24 का अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 6 से 6.8% तक जीडीपी रहने का अनुमान है। जीडीपी का मतलब हम आपको सीधे सीधे बता सकते हैं कि जीडीपी का मतलब ही यही होता है कि जीवन स्तर, यानी कि नागरिकों का जीवन स्तर कितना ऊंचा है। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो यह माना जाता है कि नागरिकों के जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अगर जो 6 से 6.8% तक अगर जो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है अगर आर्थिक समीक्षा में, तो ये चीजें जो देखने वाली हैं इसमें ये कि जो कोविड की रिकवरी है वो तेजी से हो रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से ग्रो कर रही है, कोविड की रिकवरी भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर जो बात करें गरीबी और बेरोजगारी की, तो गरीबी और बेरोजगारी की अगर जो बात करते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी में भी जो है हमारा जो देश है, जो बजट, उनको अगर जो ये कह सकते हैं कि इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी बाद में। हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं और रिएक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सहयोगी हैं इस समय भोपाल में बाहर पहुंची हैं रिएक्शंस लेने के लिए। हम सबसे पहले अपने सहयोगी के पास जाना चाहेंगे, नैन्सी शर्मा। नैन्सी शर्मा जो हमारी सहयोगी हैं जी, मैं चाहूंगा कि आप जहां पर हैं यहां आप लोगों से ये रिएक्शंस लें, उनके मन की बात जानने का प्रयास करें कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। जी, अगर आज आपके आसपास कुछ लोग हों मौजूद, जी जानू क्या उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, से अभी महंगाई बढ़ रही है। अगर हम महंगाई दर की बात करें तो 6 से 8% से अब बढ़कर महंगाई 8% तक पहुंच चुकी है। यानी कि चाहे हम मध्यम वर्गीय की बात करें या हम गरीब लोगों की बात करें, जो मजदूर हैं, जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि यहाँ पर भी एक उन्होंने छोटा अपना व्यवसाय खोल रखा है। हर वर्ग महंगाई से प्रभावित है। मेरे आसपास में कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो बजट है उससे
वे क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और उन्हें क्या उम्मीद है कि आने वाले बजट में उन्हें कितने उन्हें जो है सरकार उन्हें हिदायत देने वाली है। मेरे सामने कुछ लोग मौजूद है, मैं जानना चाहूंगी। जी, आपका नाम? निरंजन पाटिल। जी, आप अभी क्या व्यवसाय करते हैं अपने, या जॉब करते हैं? स्टूडेंट है। देखिए मेरे साथ में स्टूडेंट है हम लोग। स्टूडेंट है। देखिए मेरे साथ में स्टूडेंट भी मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि आप एज अ स्टूडेंट, अभी आने वाला बजट आने वाला है, 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, तो इस बजट में आपको क्या उम्मीदें हैं कि किन किन चीजों में या किन किन क्षेत्रों में वे व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करें? जी, मुझे तो लगता है कि इस बार शायद टेक्निकल जो चीज़ें उनमें बजट उनका बढ़ाने का सोचेंगे वो। और देखते हैं, ऐसे भी इन्फ्लेशन तो चालू है, देखते हैं कुछ ना कुछ नया होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है। और अगर हम स्टूडेंट लोन की बात करें तो अभी हाल ही में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स का लोन है, जैसे कि अगर आप में से भी कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है तो वो स्टूडेंट लोन में भी काफी कमी देने वाली है इस बार। जी हाँ, तो आपको इससे कितना फायदा होगा? अभी देखते हैं, कुछ बताते हैं। आपका नाम? जी, ऋषिकेश। आप क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं या फिर जॉब करते हैं? दोनों करते हैं हम। एक्चुअली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में हमारी पर्सनल प्रैक्टिस भी चलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस साल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है। तो देश में 2 साल कोविड था, उसके बाद धीरे धीरे अब जो जीएसटी है, ये सब चीज़ें वो ट्रैक पे आना शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है इस बजट से, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी कोशिश कर रही है चीज़ों को लाइन अप करने में। लेकिन अगले साल इलेक्शन है तो शायद कुछ प्रॉमिसिंग लाए। लेकिन हमारी तो यही एक हमेशा से चाह रही है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो पेशेंट हेल्थ केयर है वो सर्विस प्रोवाइड किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम चल रहा है, काफ़ी सारी सड़कें वगैरह बन रही है, लेकिन जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। और दूसरा है कि स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन जो कॉलेज है वो बहुत सारी फीस उनकी है, तो उनमें कुछ अगर वो पॉलिसीज चेंज करते हैं या कोई लोन में कटौती करते हैं तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ऑनलाइन के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर हुए, बहुत सारे लोग नैन्सी, हम आपको रोकना चाहेंगे। नैन्सी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम नैन्सी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप बातचीत कीजिएगा। हमारे साथ कुछ और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जो है कृष्णा शर्मा, जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी, और उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। मोहम्मद फारूक जो हैं वो मथुरा से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैन्सी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि जनता जो है वो बजट के बारे में क्या सोच रही है, क्या उम्मीद लगा करके बैठी है जनता? जी, प्रशांत राव। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जो योगी सरकार का 2.0 का जो 11वां बजट आज पेश होने जा रहा है, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता का काफी, क्योंकि ये मानना है कि अब की बार योगी सरकार महंगाई पर राहत देगी और उसके साथ जिस तरीके से टैक्स पेयर हैं उनको राहत मिलेगी। वरिष्ठ लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि अब की बार जिस तरीके से महंगाई कोरोना के बाद तेजी से बढ़ी है और खासकर रोजगार को लेकर लोग मांग कर रहे थे कि सरकार को रोजगारों को बढ़ावा देना चाहिए, इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देना चाहिए।
छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियां थी वो कोरोना में खत्म हो गई है आर्थिक तंगी को चलते। तो हमारे साथ तमाम वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर में उनकी उम्मीदें क्या है, योगी सरकार को क्या उम्मीद रखते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का आज 11वां बजट पेश करने जा रही है। और तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं सर, क्या उम्मीदें हैं आपको केंद्र सरकार से जो आज बजट पेश करने जा रही है? केंद्र सरकार से हमको काफी उम्मीदें हैं और केंद्र सरकार ने इस चीज को अपने आप में सिद्ध भी किया काफी दिनों से, 8 साल से लगातार में। और एक बहुत ही अच्छा बजट आने की उम्मीद है जो सर्व समाज को, सर्व वर्ग को लेकर के चलने को सबके हित में का होना चाहिए। बस 2-3 चीजें हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा आयकर के स्लैब में और बढ़ोतरी हो, मतलब उस पे जो 2.5 लाख का है उसको कम से कम 5 लाख किया जाए। और मध्यम वर्ग और निचले तबके के पास पैसा सरकार को और भेजना चाहिए, जिससे और खरीदारी, उससे आर्थिक व्यवस्था और मंदी से देश उभरे और देश तरक्की करे। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं? आज मोदी सरकार 2.0 आज अपना बजट पेश कर रही है, क्या लगता है महंगाई को रोकना चाहिए या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए? अभी तक तो जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है सरकार के कामकाज की हम लोग समीक्षा करते हैं, तो महंगाई के मुद्दे पर तो सरकार विफल रही है। और सरकार जो भी समाज के निचले हुआ और जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच पाई और उनके उत्थान के लिए वो सही कदम नहीं उठा पाई। दूसरी चीज जो रोजगार का है, उसमें रोजगार में नौजवानों के लिए और विकास के लिए जो कुछ भी चीजें सरकार कर रही है उसमें काफी कमी महसूस है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये ऐसी व्यवस्था है जिन्होंने महंगाई को बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ बड़े लोगों को, एक आम किसान को लोन लेने में दिक्कत होती है, गरीब आदमी को दिक्कत होती है, वो लोन नहीं ले पाता है, वो कर्जा नहीं ले पाता, जबकि बड़े लोग बड़ी आसानी से अपनी बैलेंस शीट को दिखा करके उससे लोन ले लेते हैं और उसकी जो बाद में फ्रॉड का कारण बनता है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो वास्तव में ईमानदार है तो किसानों को एमएसपी दे पहली बार, जिससे इस देश में रोजगार पैदा हो। और किसान ही सबसे बड़ा रोजगार है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम करे, उसमें सरकार नहीं कर पा रही है। बाकी चीजें जो डेवलपमेंट है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो उसमें मोनोपोली डिसाइड हो गई। छोटे लोगों को काम करने का नहीं, सब बड़ी बड़ी कंपनियां 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 5,000 करोड़, इस तरीके के जो डेवलपमेंट है, जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता था जिसमें आपकी सहभागिता होती थी, समाज की सहभागिता होती थी, वो नहीं रह गई। ये सरकार इसीलिए महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई और दाम जो अभी बढ़ रहे हैं, मेरी समझ में महंगाई और बढ़ी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ दर्शक हैं, वो सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट उसको रोकथाम करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और उसके साथ वो कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। हमारे साथ और जी हम प्रशांत राव हम आपको रोकना चाहेंगे, प्रशांत राव हम आपको रोकना चाहेंगे जी, प्रशांत राव हम आपको रोकना चाहेंगे। थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी मौजूद हैं। जी जाहिद, कटनी से आप जुड़े हुए हैं, कटनी के लोगों का क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? जी आपको बताना चाहेंगे, बजट एक नाम एक ऐसी चीज है कि लोगों को हर चीज को बैलेंस बनाने की बात होती है और बजट से ही लोगों का एक बड़ा उम्मीदें होती है। सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं लोग बात, जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह की वृद्धि हो रही है महंगाइयों में, तमाम चीजों पे आम जन को राहत मिले। खासकर अगर बात करें उद्योग व्यापारियों को और व्यवसायियों को, क्या वो किसी भी सेक्टर में, कृषि के सेक्टर से हो, क्या खाद्य सेक्टर हो, इंडस्ट्री के मामले में हो या कॉटन सेक्टर में हो, ये तमाम इंडस्ट्री के लोग भी बजट से एक बड़ी उम्मीदें रखते हैं। और निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ये 5वीं का लगातार बजट पेश करने जा रही है। भारत सरकार का ये बजट पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेगा जिस समय आम
जी जाहिद हम ये चाहेंगे कि आप जनता से भी कुछ बातचीत करें और जानने का प्रयास करें कि उनके मन में क्या है, बजट को लेकर के क्या संशय हैं, क्या उम्मीदें हैं। जी हम बात करेंगे, हम कुछ चर्चा कर लेंगे कि वो बजट से सरकार को क्या देना चाहते हैं और क्या उम्मीदें चाहते हैं। बात करेंगे है तो उस बजट से आप सरकार से क्या उम्मीदें करते और क्या चाहते, किस तरह के बजट होना चाहिए। और जो महंगाई है सरकार की बात करें, आप बताएं बजट में जो सरकार की जो बजट पेश होने वाली है उसके हिसाब से आप बजट कैसा बजट होना चाहिए आपकी नजरों में। जी जाहिद, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आवाज आपके जो आप बातचीत जो कर रहे हैं वो आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम आपके पास थोड़ी देर बाद आना चाहेंगे। कृष्णा शर्मा जो भोपाल में मौजूद हैं, कृष्णा शर्मा हम आपके पास जाना चाहेंगे। कृष्णा शर्मा के पास हम जाना चाहेंगे। कृष्णा शर्मा, आप लोगों के पास मौजूद हैं, लोगों से उनकी उम्मीदों के बारे में जानिए। क्या उनकी उम्मीदें हैं इस बजट से? व्यापारी वर्ग क्या सोचता है? छात्र क्या सोचते हैं? अगर आसपास आपके छात्र हैं तो वो क्या सोचते हैं? बेरोजगार युवा हो तो उनसे भी जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि उनको या उद्योग धंधे स्थापित होंगे या फिर कुछ और होगा जिससे कि इस साल उनकी नौकरी लग जाएगी? ये क्या उम्मीद पाल करके रखे हैं? क्या बजट से आशाएं हैं उनकी? इनके बारे में उनसे कुछ बातचीत कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। जी कृष्णा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कृष्णा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लग रहा है कि कृष्णा शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम अब जाना चाहेंगे प्रशांत राव के पास। माफ कीजिएगा, हम मोहम्मद फारूक के पास जाना चाहेंगे, मथुरा से हैं। जी मोहम्मद फारूक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के रिएक्शंस लें और मथुरा की जनता क्या सोचती है, धर्म की नगरी है वो, क्या सोचती है बजट के बारे में? जी देवेंद्र, असल में जनता को जो है आज का जो आम बजट आ रहा है उससे बड़ी उम्मीदें हैं और गरीब बेरोजगार मजदूरों को इससे बड़ी उम्मीद है। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि देखिए वो जनता को क्या राहत देती हैं। और अभी हम यहाँ पर मथुरा के लक्ष्मी नगर पर आए हुए हैं और एक चाय की दुकान पर हैं और देखते हैं यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बजट से उनको सरकार से क्या उम्मीदें हैं और सरकार से क्या चाहते हैं, महंगाई कितनी कम होगी, हमारी जीडीपी जो है वो कितनी और हमारी जो है बढ़ेगी। ये हमें सब इनसे आज बात करते हैं। हम देखते हैं कि भैया क्या नाम है आप लोगों का, जरा बताएं आपका क्या नाम है? आप तो स्टूडेंट हैं। नहीं सर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करने वाला हूँ। अच्छा, आज ये बताइए, आज आम बजट आ रहा है और आम बजट में आप खड़े हो जाइए, आप जनता से जो है मतलब आप सरकार से क्या चाहते हैं, जनता के लिए क्या भला चाहते हैं, आप ये बताएं। सरकार से हम तो यही चाहते हैं जो भी वो काम कर रही है, फिलहाल तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये जो भी आम बजट जो आ रहा है उसके बिहाफ पे ये लगता है कि मुझे लग रहा है बजट महंगा ही होगा, क्योंकि सर देखते हुए महंगाई को देखते हुए जो जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, पेट्रोल में दाम बढ़ रहे हैं डेली और अभी रोडवेज बसों में भी दाम बढ़ाया जा रहा है, उसको देख के लग रहा है कि महंगाई कुछ ज्यादा ही आने वाली है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार से कुछ राहत मिलने की आज उम्मीद है? उम्मीद तो है, कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद तो है। जिस हिसाब से पिछले बजट जो आया था उसके बिहाफ पे तो लग रहा है कुछ उम्मीद तो है अब की बार। ठीक है, बजट में कुछ थोड़ा सा नरमी आएगी।
जी आप बताइए कि गरीबों के लिए भी सरकार जो है आज क्या लाएगी और क्या करेगी, क्या ऐसी आपको उम्मीद लग रही है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है, नरेश सैनी, यहीं का रहने वाला हूँ। और हम तो यही उम्मीद करेंगे सरकार कोई बढ़िया ऐसा काम करे। हम तो ये गाड़ी चलाते तो हमको भी मतलब शासन में प्रशासन में बड़ी परेशानी है, या तो महंगाई चाहे कैसी भी हो पर हमको कमाने तो दो। नहीं, आपको कमाने में क्या परेशानी आ रही है? कहीं हम गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते, 1 मिनट में चालन हो जाते हैं गाड़ियों के। नहीं, आज जो बजट आने वाला है उस बजट पे आपका क्या मतलब, आपका सरकार आपको क्या राहत देगी ऐसी आप, या क्या सरकार से आप चाहते हैं? अब सरकार तो देखो क्या बजट देगी ये तो वो ही बताएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जनता का फायदा होना चाहिए। जी जी जी। तो असल में हमने जो बात करी है देवेंद्र, तो वो उन लोगों का कहना है कि अभी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई आगे भी जो है बढ़ने की उम्मीद अभी लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है निर्मला सीतारमण जी से कि वो जरूर इस बजट में जो है जनता को राहत देंगी। जी फारूक, हम आपके पास आएंगे। हम सीधे चलते हैं, नैन्सी शर्मा हमारी सहयोगी बड़ी देर से खड़ी हैं। जैसा कि अभी हमारे जितने भी संवाददाताओं ने लोगों से बात की है, महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई से बड़े लोग त्रस्त हैं। आप जहां खड़ी हैं वहां के लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के बारे में? जी नैन्सी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बिल्कुल राय लेना चाहूंगी। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, और महंगाई का जो सबसे ज्यादा असर देखा जाता है वो महंगाई का महिलाएं ही जूझती हैं महिलाओं से। तो मैं महिलाओं से ही प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगी कि आखिर उनके घर में जो राशन आता था पहले, जो वो राशन लेकर आती थी वो कितने का आता था, और पिछले बजट के बाद में जो महंगाइयां बढ़ी हैं उससे अब राशन उनका कितना बढ़ गया है। मेरे साथ में कुछ लोग। आपका नाम? रविलाल पटेल। आज जो बजट आने वाला है, अभी 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं, तो इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें सस्ती होनी चाहिए? उम्मीदें तो हर चीज के लिए सब चीज सस्ती होनी चाहिए। आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। जी हमारे साथ में लोग जी बिल्कुल हमें उम्मीद यह है कि हमारे जीवन में मुफ्तखोरी नहीं देखी, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी किस मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं आप? मुफ्तखोरी जो हमारे जितने राजनेता हैं ये वोट बैंक के चक्कर में हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं। पैदा होकर के मरने तक हर चीज मुफ्त में दे रहे थे। मुफ्तखोरी हटना जी नैन्सी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप जिससे बातचीत कर रही हैं वो आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। अब हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर प्रशांत राव कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जी प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों के साथ हैं, आप खड़े हैं महंगाई के बारे में। हालांकि हर जगह से जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं, जनता की राय यही आ रही है कि महंगाई से वो बड़े त्रस्त हैं। आप जहां खड़े हैं, जिन लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी क्या राय है महंगाई पर? सर बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। सर महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है कि जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल के रेट बढ़े हैं, सीएनजी के रेट बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी तेजी से बढ़ा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार केंद्र? महंगाई पे तो काबू करना चाहिए। गैस सिलेंडर 1100 है, कम से कम 400-500 रुपये गैस सिलेंडर होना चाहिए। डीजल जो है, डीजल की सब्सिडी काफी मिल चुकी है, रशिया से भी तमाम इंपोर्ट हुए हैं $45 में, उसको भी कम से कम 60-65 रुपये डीजल होना चाहिए। हम लोगों को काफी उम्मीद है कि महंगाई पे काबू किया जाए, और 80cc जो 1.5 लाख है उसको बढ़ा के 2 लाख किया जाए, और 5 से 6 लाख आपका इनकम टैक्स रिटर्न उसको बढ़ाया जाए, जिससे आम जनता काफी राहत महसूस करे। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, जैसे टैक्स पेयर है वो कह रहे हैं कि जो स्लेब उसको बढ़ाया जाना है, और भी हमें साथ सर क्या लग रहा है किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? देखिए, रोजगार का एक विपक्षियों द्वारा एक उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको बार बार उन चीजों को फैलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे और मोटी तौर पर देखते हैं तो देश में मोदी सरकार आने से पहले मात्र 100 के अंदर स्टार्टअप थे, आज 75,000 से ऊपर स्टार्टअप है। तो आखिर वो स्टार्टअप अकेले तो चल नहीं रहे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी, जीवन स्तर सुधरा है,
उनके अंदर रोजगार और की आकांक्षाएं पड़ी और खेती से लोग विमुख हुए हैं। जो विमुख हुए हैं वो दूसरी चीजों में रोजगार चाह रहे हैं और उस जगह पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। खेती की तरफ बजट को और बढ़ाना पड़ेगा जिसमें वहां से एम्प्लॉयमेंट खेती की बात करें सर तो वहाँ क्या है ना, किसानों को नुकसान मिला, एमएसपी नहीं तय हो पाती है, उसकी वजह से नुकसान हुआ। उस पर क्या एमएसपी तय है, एमएसपी दिया जा रहा है, एमएसपी लगातार हो रहा है, लेकिन एमएसपी को बढ़ाने की जरूरत है और फसलों पे जितनी एमएसपी होनी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें और बढ़ोतरी की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे पूछ रहे हैं सर, जिस तरीके से जो 6% है यहाँ ग्रोथ दर है, उसको योगी सरकार 6.8% करना चाह रही है, क्या है उस पर, क्या होना चाहिए और ज्यादा ग्रोथ किस तरीके से, कैसे क्या सुधार करना चाहिए सरकार को? संजय जी सुनिए, ये जो ग्रोथ दर है यूपी की, आज की स्थिति, यूपी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ बहुत जैसे लखनऊ है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ भी एग्रीकल्चर ही बेस्ड है, बागवानी है, ये सब बेस्ड है। तो उसमें जो कॉस्ट है फार्मर्स की, किसान की, वो बहुत ज्यादा है। जैसे फर्टिलाइजर है, पानी है, इलेक्ट्रिक है, बिजली है, जो कुछ भी है इंटरप्टेड है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, तो उससे किसान प्रभावित हो। दूसरा, यहाँ जानवर जो पॉलिसी है, तो योगी जी से हमारा भी निवेदन है कि योगी जी इस पर बहुत बड़ा काम करें। जो गौशाला बनवा दी गई है, इससे कुछ नहीं हो, वो सब गायें मर जाती है। तो इसके लिए परमानेंट किसान को सब्सिडी दें कि खेतों की उसको बाउंडेशन कराए, वो तब यहाँ का एग्रीकल्चर हो पा रहा है। अगर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है गाँवों में, समाज में और मार्केट में जो प्रोडक्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। जो किसान पैदा कर लेता है, जैसे आलू की है, टमाटर की है, जो कुछ भी है, जिस सीजन में हो, योगी जी अगर वास्तव में ईमानदारी से इस बात को लागू करें कि जब भी फसल आए और उसका उचित दाम किसानों को मिले, तब तो ये एक सार्थक पहल हो सकती है। अन्यथा तो जैसे हमेशा आया था, होता रहा है कि किसानों की बात होती है। इसके अलावा और कोई क्या कहेंगे सर, शिक्षा पे क्या उम्मीद है? जी प्रशांत राव, हम आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरी समझ में 25-30 सालों में हम आपको रोकना चाहेंगे, में चली गई है जी। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन का कोई स्कोप नहीं है। हम आपको रोकना चाहेंगे, हम अब सीधे चलते हैं कृष्णा शर्मा के पास, जो भोपाल में खड़े हुए हैं और इनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी कृष्णा शर्मा, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, महंगाई और बेरोजगारी हर तरफ से यही आ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और बजट की ओर एकदम से आस लगाए बैठे हैं कि क्या बजट में प्रावधान हो, किस तरह का प्रावधान हो कि जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी दूर हो। आप जहां खड़े हैं वहां के लोगों का क्या कुछ आशा है इस संबंध में? मंडी कहलाती है यहाँ की। यहाँ पर लोग सब्जी मार्केट लगता है और लोग किसान भी आते हैं, बेचने आते हैं सामान और खरीदने भी आते हैं लोग यहाँ पर। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट जो होता है वो बजट किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से मार्केट ग्रोथ करेगा। यहाँ पे किसान भी है जो अपना जो सब्जी लेके आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप किसान है भैया? आज बजट आने वाला है, किस तरह देखते हैं कि खेती में कितना फायदा रहता है, कितना नुकसान रहता है? इधर है भी है, भी आता है, अरे कुछ भी नहीं तो अभी क्या है, जिस तरह से बजट आ रहा है, तो किसानों को कितनी राहत दी जानी चाहिए सरकार की ओर से? आप लोग भी है यहाँ पे, जो बजट आ रहा है, किस तरह से देखते हैं उसको? वो तो सब्जी बिकने के ऊपर है, महंगी रहती है तो किसान को पड़ता है, कोई सस्ती रहती है तो कुछ नहीं पड़ता है। नहीं, सरकार कहती है खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, तो क्या लाभ का धंधा बनाए खेती? वो तो सरकार ही करे, और इसमें तो नफा भी है, नुकसान भी है, यही रहता है। अभी तो 2 महीने से घाटा ही है। महंगा इतना खा देगा, सब्जी में डालने सब्जी कीमत नहीं निकल पा रही। घर वाले मतलब सब परेशान है, मतलब निमोनिया अलग बन रहा, परेशान है इलाज करा के।
तो सरकार को कितना राहत देना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को राहत मिलना चाहिए? कम से कम नहीं, खाद माद जो वो सब उनमें सस्ता करना चाहिए। नहीं, खाद कितना महंगा हो गया। यूरिया की बोरी 350 रुपए की दे रहे, और कहीं मिलता नहीं है। सोसाइटी में जहाँ तो नगर में देते नहीं है। आज की ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, आज की ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। ठीक है कृष्णा शर्मा, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप वहां बने रहिए, क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ा विषय है जहां पर 60% जनसंख्या कृषि पे ही आधारित है। तो कृष्णा शर्मा, हम आपके पास आएंगे, आप वहीं बने रहिएगा। इस पे आपसे चर्चाएं बहुत जरूरी हैं, हम चर्चा करेंगे और किसानों के साथ आप रहिएगा। फिलहाल हम नैन्सी शर्मा के पास जाना चाह रहे हैं और नैन्सी शर्मा से हम जानना चाहेंगे, आप बात कर रही थी कुछ महिलाओं से, हालांकि प्रॉपर आवाज़ न आने की वजह से हमें दूसरे अपने सहयोगियों के पास जाना पड़ा। तो अब आप बात कर सकती हैं, जान सकती हैं कि आखिर क्या उनकी राय है बजट पर, क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं वो लोग। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाएं तो हालांकि यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे प्रक्रिया ले लूंगी बजट को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। तो मैं बजट से यही उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी जो टैक्स की, जो डायरेक्ट टैक्स की जो लिमिट है, रेंज है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप सी या डी एम्प्लॉय है वो भी एक टैक्स के रेंज में आ रहा है, तो वो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जिससे रसोई का बजट या आम आदमी का जो घर का बजट है वो गड़बड़ा रहा है, तो वो कहीं ठीक नहीं है। तो इस बार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो अभी 2.5 लाख तक की रेंज थी उसको 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। वो एक्चुअली हम भी यही सोच रहे हैं और देख भी रहे हैं, पिछले सालों से 10 सालों से मैं यही देख रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो वही कम है। जो हमारी जो ATC में डिडक्शन थी, जो एग्जम्पशन लिमिट थी 1,50,000 की, 1,50,000 1.5 लाख की लिमिट थी, उसको भी कहीं भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि हर साल हम यही कयास लगाते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं बढ़े, उम्मीद करते हैं बजट से कि ये बढ़े, लेकिन ये वही की वही है। तो इससे क्या काफी लोग बजट में या हर साल के बजट में टैक्स के रेंज में आ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। B ग्रुप का एम्प्लॉय या C ग्रुप का एम्प्लॉय है, वो भी टैक्स दे रहा है और इतना हेवी 20% टैक्स दे रहा है, तो वो क्या जायज है? नहीं है ना, ये पहले भी नहीं था। बहुत से लोग जो पहले जब मैं देखता था, जब हम लोग 12th या एजुकेशन में उसमें थे, जब 12th में या BCom करते थे या कभी ग्रेजुएशन उस लाइफ में थे, उस समय क्या था कि जो ग्रुप A ग्रुप का एम्प्लॉय था या कम से कम B ग्रुप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय था, वही टैक्स के रेंज में आता था। तो अब जो B ग्रुप का या C ग्रुप का एम्प्लॉय भी टैक्स के रेंज में आ रहा है, वो कहीं ठीक नहीं है। तो ये टैक्स की जो रेंज है वो बढ़नी चाहिए, और जो टैक्स के जो स्लैब्स है, हमें 20% 5% से सीधा 20%। यहाँ पर बात की जिनका कहना था कि इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, हालांकि निर्मला सीतारमण ने शायद इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जाएगी। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं अंदर जाना चाहूंगी। जी नैन्सी आप जारी रखिए, नैन्सी आप जारी रखिए। जी जी बिल्कुल, मैं अंदर जाना चाहूंगी। अंदर जाकर जानना चाहूंगी कि जो महंगाई है उसका इन दुकानों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या ग्राहकी पर असर पड़ रहा है, और जो सामान ये यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की चीजों में, जैसे कि खाना बनाने की चीजें हो गई, नाश्ते में चाय, दूध की चीजें, दूध हो गया, इनमें कितनी बढ़ोतरी हो, इससे क्या असर पड़ रहा है। जी आपका नाम? फास्ट करके बोलिए थोड़ा सा। धर्मेंद्र, आप कब से ये दुकान चला रहे हैं? 7 साल हो गए। और अभी जो बजट आने वाला है, 11 बजे बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमण, उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या चाहते हैं, क्या कम हो? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी आपका नाम? अनिल, क्या करते हैं? अभी आप व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का धंधा है या जॉब करते हैं? व्यवसाय करते हैं। किस चीज का व्यवसाय करते हैं आप? किराने का। ठीक है, अभी जो बजट आने वाला है, आज 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाले, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट? जी नैन्सी, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आवाज़ आपकी प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, तो दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को जैसे ही सुधार लिया जाएगा हम आपके पास आएंगे।
हालांकि हम अब जाना चाहेंगे कृष्णा शर्मा के पास, जो मंडी में खड़े हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। कृष्णा शर्मा, हम आपके पास आना चाहेंगे। किसानों की बात कर रहे थे आप, किसानों से उनकी राय ले रहे थे। 60% जनसंख्या भारत की कृषि पर आधारित होती है और आप मंडी में खड़े हैं। उनके कुछ लोगों से आपने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं। 2 महीने से घाटे हो रहे हैं और कभी घाटा होता है, कभी मुनाफा होता है उनको सब्जियों में, खाद की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस तरह की तमाम दिक्कतें उन्होंने आपसे बताई हैं। और लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि और जो लोग हैं वहाँ पर किसान मंडी में आए हुए हैं, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं उनकी। जी कृष्णा शर्मा। बिल्कुल देवेंद्र जी, भारत की आर्थिक जो वो आधार है वो कृषि पर आधारित है और किसान उसका सबसे प्रमुख आधारभूत स्तंभ रहता है। और करौद में इस वक्त मैं हूँ और जो आज 11 बजे बजट आएगा उस पर किसानों से जब हमने बात की तो उन्होंने खाद बीज की बात की। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं। सर, आज बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं बजट से, किसानों को कितनी राहत मिलेगी और आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? आज मंडी जो है सही तरीके से नहीं चल पा रही। मंडी के जो सचिव है, मंडी के जो कर्मचारी हैं, पूरे गुंडे बदमाश रोडों पे, सेटों पे सब जगह कब्जे करके बैठे। तो किराए पे दुकानें दे दी 2,500 पन्ने तो बोले ना सबने। हाँ, सही बात है। 2,000 रुपये पन्ने के तो 1,000 रुपये सेट भी किराए पे दे दिया, रोड भी किराए पे दे दिया, दुकान भी किराए पे दे दिया, मंडी का ऑफिस भी किराए पे दे देंगे। सरकारी पूरी मंडी कब्जे करके रखे पूरे। ये तो मंडी की समस्या है। जो किसानों की समस्या है वो किस तरह से किसानों को आ रही है? किसानों को 500 बेच के जाए, भाड़ा अलग दे, किराया अलग दे, 10% कमीशन दे। कमीशन तो बोलो, हम वाली 10% कमीशन लग रही है। बहुत परेशान करे, मतलब कमीशन से कितना कमीशन। जो बजट आ रहा है आज बेचना पड़ रहा है, किस तरह से होना चाहिए, किसानों को कितनी राहत मिलनी चाहिए? छह हिसाब से राहत ऐसी मिली कि किसान है नहीं, बगैर मुँह तो ही मर जाए, वो बगैर मारे तो ठंड के मारे ही मर जाए। जब सामान के पीछे अरे वो आधी भिनसारी पे 2 रुपया किलो 5 रुपया किलो बिक रहा है सामान। मजदूरी भी नहीं है। तो किसानों को क्या सरकार को अलग से फंड देना चाहिए? हिसाब नहीं, फंड तो सरकार का नहीं, बस सरकार को फंड सरकार का नहीं है, वो किसान का नहीं है। सरकार से कोई राहत नहीं है, सरकार से कोई राहत नहीं है, किसान का नहीं। बिल्कुल किसान हर तरह से भी परेशान है। अगर कोई राहत मिले तो बड़े बड़े नेताओं को मिले, मतलब गरीब आदमियों को मिले जिनका 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं, मतलब जो तो सामान्य निधि पैसे मिल रहे हैं, 2 एकड़ 5 एकड़ वालों को मिल ही नहीं पा रहा है। पटवारी बन जाए, हमने कर दिया, वहां से पैसा ही नहीं आ रही है। 5,000 मोदी डाल रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रही है। देवेंद्र जी, जिस तरह से किसान सम्मान निधि का भी मामला है और किसानों का आरोप है कि सरकार किसान सम्मान निधि तो देती है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनके पास तक पहुंच नहीं पाती है। कहीं ना कहीं पटवारी और आरआई के माध्यम से जिन किसानों को मिलना चाहिए उन किसानों को नहीं मिलता। और मंडियों में भी अभी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, किसानों का कहना है जो उनको दाम मिलने चाहिए वो दाम नहीं मिल रहे हैं और जो लागत उनकी लगती है लागत से कम उनको उत्पादन बेचना पड़ता है, उनकी फसल बेचनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी समस्या है इस बात की। इस साल आपने भी देखा था कि लहसुन और प्याज बहुत ही सस्ते दर पे गए थे और फेंकना पड़ा था कुछ किसान हमारे। सर, किस तरह की समस्याएं रहती है? और रोज रेट कम है, बिल्कुल तो क्या लागत नहीं निकल पा रही है? कुछ भी नहीं निकल रहा है। लागत पानी बोल जा रही समझो। कमीशन देवेंद्र जी, मैं कुछ दुकानदारों से बात कराना चाहूंगा। यहाँ दुकानें लगी हुई है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे दादा टमाटर कितने रुपए बेच रहे हैं अभी? तो 10 रुपए के 2 किलो टमाटर। आप टमाटर के देख सकते हैं क्वालिटी, लेकिन जो इनको दाम मिलना चाहिए वो किसानों को 5 रुपए किलो टमाटर है। यहाँ पे और भी किसान है, लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे।
सर जो हम लोग सामान बेच रहे हैं क्या किसानों को दाम मिल रहा है? किसानों को दाम मिल रहा है न व्यापारी को मुनाफा मिल रहा है। सब मेहनत कर रहा है, कोई दमदारी नहीं है, मेहनत कर रहा है वो भी नहीं मिल रही। तो अभी धनिया और गोभी रखी हुई कैसे बेचते हैं आपकी चल? 5 रुपए का फल बेच रहा है, 10 के 3 किलो फल 5 रुपए का एक, 10 के 3। 10 के 3 आप देख सकते हैं, यहाँ भी किसान खड़े हुए हैं। सर जो आप लोग लागत लगाते हैं उसका फायदा मिलता है आपको? नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रहा है, बद्दी पा रहा है। तो सरकार से क्या आशा है आप लोगों को? जी कृष्णा शर्मा, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपके पास पुनः आते हैं। हालांकि आपने किसानों से काफी चर्चाएं कर ली हैं और इनके मंतव्य भी सामने आ चुके हैं। जी कृष्णा, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। उनके साथ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बजट पर कुछ चर्चाएं हो जाएं। क्या उम्मीदें हैं उनकी? प्रशांत राव, आप जानने का प्रयास कीजिए, उनके रिएक्शंस लीजिए कि आखिर क्या चाहते हैं बजट से। जी प्रशांत। देवेंद्र जी, इस समय आम आदमी जो है भारत का, वो काफी जो महंगाई को लेकर परेशान है। हमारे साथ दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पवन मिश्रा हैं और उनसे जान लेते हैं कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, भारत सरकार से किस तरीके की सुविधा चाहते हैं। पवन जी, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें, क्या होना चाहिए, सरकार क्या सुविधाएं दे ताकि आप लोगों का भरण पोषण हो सके? आज महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए। आटा हम लोग 40 रुपया किलो खरीदते हैं, चावल 50 रुपया किलो खरीदते, सब्जी की महंगाई बहुत है। गरीब आदमी है, यहाँ रोड पे रहते हैं, जी दिहाड़ी करते हैं, किसी तरीके से जीता हूँ, 2 बच्चे हैं उनको दिलाता हूँ। शिक्षा में क्या कहेंगे? शिक्षा किस तरीके बच्चों को पढ़ाते हैं अपने? जी बच्चों जी नहीं पढ़ता। क्यों, किस वजह से नहीं पढ़ाते हैं? जी गरीब आदमी है, नहीं पढ़ पा रहा। तो क्या मांग है सरकार से, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? आप लोग वोट देते हैं? हाँ जी, वोट तो हम लोग देते हैं। ये शिक्षा हम लोग यही चाहते हैं कि पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा, तो अच्छा ही। महंगाई की वजह से नहीं शिक्षा पढ़ा रहा की है, तरफ भी रुख है, शिक्षा से भी आशाएं हैं कि बजट में शिक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। जी हम आपको रोकना चाहेंगे, प्रशांत राव, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम सीधे मोहम्मद फारूक के पास जाना चाहेंगे। मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। रिएक्शन लेना है आपको, क्या चाहते हैं वे लोग इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं उनकी? अभी कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा, क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या चाहते हैं बजट में, उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? जी मोहम्मद फारूक। देवेंद्र जी, ये एक्चुअल में मेरे साथ स्टूडेंट भी खड़े हुए हैं और लोग भी खड़े हुए हैं। जिस तरीके से आज 11 बजे जो है आम बजट आना है और वो भी जो है चुनाव 1 साल रह गया है आम चुनाव में और आम बजट आना है। उस आम बजट के लिए मेरे साथ में लोग खड़े हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये आम बजट से सरकार से क्या चाहते हैं और स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनको क्या सरकार से लाभ मिलेगा, क्या इनको सरकार से उम्मीद है, ये सारी चीजें मैं इनसे जानूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मैं मथुरा से नीरज सैनी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आम जन लोगों को फायदा मिले इस बजट से, और आम जन लोग बहुत परेशान होते हैं महंगाई को लेकर के, जैसे कि जमीन से स्तर जुड़े हुए खाने पीने के पदार्थ हैं, खाद्य सौदा है, वो बजट से फायदा होना चाहिए लोगों को। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई फायदा नहीं मिल पाया है जनता को। आम जनता लोग बहुत परेशान रहती है। अब आम जनता ही परेशान रहेगी तो इस चुनाव के माहौल को लेकर के क्या करेंगे लोग? बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ लोगों के लिए। बस नहीं तो आपको जो है क्या उम्मीद लगती है? 11 बजे निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, वो आम बजट पेश करेंगी, उसमें आपको क्या उम्मीद है? क्या महंगाई बढ़ेगी या आपकी शिक्षा के लिए कुछ और बजट मिलेगा या शिक्षा में आपको जो है कुछ राहत मिलेगी? ये आप इस पर बताइए। देखिए, अभी तक जो 10 सालों से बजट पेश करते आ रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, अभी तक आम जनों को कोई फायदा नहीं मिल पाया है। लोग बाग और ज्यादा ही परेशान रहते हैं, कोई फायदा नहीं मिला है इससे अभी तक बजट में। अब देखते हैं कि बजट कैसा होता है, क्या लाभ मिलता है इससे, 11 बजे मालूम पड़ता है इस बजट का। अभी तो आम जनता ही बता सकती है और लोग बाग। अच्छा जी, तो आपको जी मोहम्मद फारूक, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम अब जाना चाहेंगे नैन्सी शर्मा जो हमारी सहयोगी हैं। जी नैन्सी, आप
से पूरी तरह से प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। जब भी आप कुछ बात करने का प्रयास कर रही हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही हैं। अगर रुकावटें दुरुस्त हो गई हों, अब बीच में ना आए, तो आप रिएक्शन लेना प्रारंभ कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ में यूथ भी आज कुछ मौजूद हैं। चूंकि देखिए, जो बजट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो यूथ को ही करने वाला है। मेरे साथ में कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लोग भी हैं। मैं उनसे बजट पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। जी, आपका नाम? अंजू। क्या करती हैं आप? अभी पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं। अभी आज जो बजट आने वाला है, 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली, उससे आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि बजट में क्या होना चाहिए हमारे लिए? बजट में कह नहीं सकती इतना तो, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप अपने लिए, जैसा एज अ स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, अगर आप विदेश जाना चाहती हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं, या फिर यहीं पर कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट या कुछ अच्छा कॉलेज लेना चाहती हैं, तो आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से कि आपको क्या सहयोग मिले? हाँ, स्कॉलरशिप और ये सब के लिए तो होना चाहिए, ताकि यहाँ भी लोग स्कॉलरशिप अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स को बहुत नीड होती है हमेशा। ये नहीं है कि हाँ अच्छी पढ़ाई जितनी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उनको। और जो एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें, चूंकि एजुकेशन लोन अभी हमने देखा है कि काफ़ी महंगा होता था। अगर विदेश में जाके हमें पढ़ना है तो काफ़ी सारा लोन हमारे ऊपर आ जाता था, और लोन की जो किस्त रहती था, इंटरेस्ट रहता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें एजुकेशन लोन सस्ता होने वाला है। तो इससे अगर एजुकेशन लोन सस्ता होता है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हाँ ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए अच्छा ही होगा वो हमारे लिए। मतलब एजुकेशन लोन हम ले पाएंगे, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे अगर ऐसा होता है तो, है ना। इसके अलावा जैसे कि जो भी चीज़ें हैं हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके अलावा फ़ोन के एक्सेसरीज हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, उस पर क्या कहना? अब वो तो है, होना ही है, अगर ज़रूरी भी है होना। क्या फेवर में है आप इसके कि महंगी जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है या गलत है? महंगी होनी तो चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना है। मतलब सब कुछ जो व्यवस्था है अपनी उसके अकॉर्डिंग ही होता है ना, अपने अकॉर्डिंग तो कुछ वो ज़रूरी नहीं कि अपन जो चाहें वो हमेशा सही हो। जी, तो जैसा कि देवेंद्र जी आपने देखा यहाँ पर, उनका कहना था कि सरकार अपने हिसाब से चीज़ें करती है। हालांकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो इस बार 35 चीज़ों पर लगने वाला है, जिसकी वजह से मोबाइल हो गया, मोबाइल की एक्सेसरीज हो गई, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो महंगी होने वाली हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम योगेश सरगल है। क्या करते हैं आप? एज ए स्टूडेंट हूँ मैं। अभी आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि आने वाले बजट में आपके लिए क्या होना चाहिए? मैम, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान दे, जैसे कि गवर्नमेंट अभी एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी हद तक काम कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि काम अच्छे करे, एजुकेशन को थोड़ा सा सस्ता करे। जैसे कि जो मध्यम वर्ग की जो फैमिली है उनको बच्चों को पढ़ाना अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आज के बजट से कि एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। इसके अलावा और जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जैसे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, घर में अगर हम राशन की बात करें, घर में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी महंगी हो रही हैं, उसके कितने फेवर में आप? मैम, मैं गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ इस फेवर में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बजट लिमिटेड होता है, और अभी इस लिमिटेड में मैम दिक्कत ये आती है कि अगर सपोज दैट किसी फैमिली के 15,000 इनकम होता है तो उसका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी के बजट से। मैं आशा करता हूँ कि बजट अच्छा होगा और हम लोगों के लिए कुछ राहत मिलेगी। अगर मैं आपसे एक अनुमान लेना चाहूँ कि पिछले कुछ सालों पहले अभी जो महंगाई की दर है वो एक साल में 8% तक बढ़ गई है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ या उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल की बात करूँ तो उस टाइम पे अगर राशन देखा जाए महीने का तो कितना आता था, और लगभग आज के टाइम में एक महीने का राशन कितने का आता है? मैम, अगर कंपेयर करें तो मैं नॉन पॉलिटिकल, बट अगर कंपेयर करा जाए तो कांग्रेस इज बेटर उससे पहले, क्योंकि अभी मैम कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाई। आई एम माई ओपिनियन एंड यू not satisfies his budget.
तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग तो यहाँ पर हालांकि सरकार के फेवर में हैं कि महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। जैसा कि देवेंद्र जी, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो मध्यम वर्ग परिवार होता है वो बिल्कुल अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और उनकी लिमिटेड तनख्वाह होती है। उसी तनख्वाह में उन्हें अपना घर भी चलाना होता है, उन्हें टैक्सेस भी पे करने होते हैं और उसी तनख्वाह में उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई भी करानी होती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि इतनी सारी चीजें एक लिमिटेड तनख्वाह में वो करे। तो जरूरी है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार को इस बात ध्यान में रखकर बजट पेश करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार के बजट में हमने देखा था कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई भी आस नहीं थी, कोई लाभ नहीं था, सारी चीजें महंगी हो रही थी और इस बार भी काफी चीजें महंगी होने वाली हैं। हालांकि उसके पीछे रीजन भी ये दिया गया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाने के पीछे रीजन ये दिया गया है कि जो भारत में ही चीजें निर्मित होंगी, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई भी इससे बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर काफी फर्क पड़ रहा है। आम आदमी की जेब पर काफी फर्क पड़ रहा है और इस बजट से उम्मीद भी है कि इस बार महंगाई पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है बजट में जब बजट का पिटारा खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे साथियों का जो इन सभी मुद्दों पर जनता की राय कलेक्ट किया। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि मेरा देश मेरा बजट, अब बजट जल्दी ही पेश होने वाला है और इससे जो जनता की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरेगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल मेरा देश मेरा बजट कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और थोड़ी देर बाद पुनः हाजिर होते हैं इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।